दुर्घटना पर, लेकिन मैं आपका केवल 10 मिनट समय लूंगा। प्रयास करूंगा कि 10 मिनट में समरी कर दूं। मोटर यान अधिनियम 1988 अगर किसी के हाथ में है तो विधि के विद्यार्थी अपने गूगल का इस्तेमाल करेंगे, एक्ट खोल लेंगे और सेक्शन 158 पर चले जाएंगे। डायरेक्ट 158 वहीं से शुरू होता है आपकी शैली, वहीं से शुरू होती है पुलिस का जुरिस्डिक्शन और वहीं से शुरू हो जाता है हमारे जिला परिवहन पदाधिकारी की कार्यशैली। 158 में कहता है कि यदि कोई भी दुर्घटना हो गई। अब दुर्घटना क्या है? ऐसी घटना जिसका दूर दूर तक कोई अनुमान न लगाया जाए, वही दुर्घटना है। घटना से दुर्घटना, यानी कि जिसका पूर्वानुमान न कर सकें उसी को हम कहते हैं दुर्घटना। 3 शब्द हमारे सामने आएगा। मोटर, जब तक हम मोटर शब्द मेरे दिमाग में रहेगा तब तक केवल डीटीओ साहब दिमाग में रहेंगे, लेकिन जो ही मोटर ऐसे एक्सीडेंट हो जाएगा तब एसपी साहब दिमाग में आ जाएंगे, और जब वो विक्टिम न्यायालय की शरण में आ जाएगा दावा करने, तब न्यायाधीश गण दिमाग में आ जाएंगे, याद रखिएगा। लेकिन जब भी हम मोटर रखेंगे अपने पास तो कुछ मिनिमम अपेक्षाएं हैं। अगर हमारे पास एक मोटर हो, चाहे वो बाइक हो, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, LMV हो, HMV हो, आप डिफिनीशन देखते रहिएगा। उसमें केवल जिम्मेदारी हमारे पास 2-3 बांधी गई हैं स्टैट्यूट से। सेक्शन 3 में कहा जाता है कि मेरे पास एक ड्राइविंग लाइसेंस का होना जरूरी है, यानी कि नो ड्राइविंग लाइसेंस नो ड्राइविंग। सेक्शन 39 में अगर हम बढ़ेंगे तो मेरे पास एक RC बुक का होना जरूरी है। अगर कोई भी गाड़ी है तो मेरे पास RC बुक का होना जरूरी है। RC बुक मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। और आजकल तो गवर्नमेंट ने कानून बना दिया है कि कोई भी गाड़ी हम खरीदेंगे तो हमको RC बुक और इंश्योरेंस की कार्रवाई सभी वहीं से प्रारंभ कर दी जाती हैं, और गाड़ी और कभी कभी इंश्योरेंस और RC बुक आपको साथों साथ मिलता है। अब इतना डिजिटाइज हो गया है, इतना अपडेट हो गया है। उसके आगे हम पढ़ेंगे जैसे कि रजिस्ट्रेशन हो गया। एक देखेंगे कभी कभी जनता के सामने एक बात आ जाती है कि एक व्यक्ति गाड़ी 10 साल चलाया, उसको लगा कि नहीं ये गाड़ी हमको हटा देना चाहिए, तो वो क्या करता है, 10 रुपए का स्टैंप लाता है और उस पर लिखता है कि मैं मिस्टर ए ... मैंने ये गाड़ी इतने रुपए में फला को बेच दिया है। अगर वो ऐसा बेच दिया तो उससे वो अपनी जिम्मेदारी से बचने वाला नहीं है जब तक कि धारा 50 MV एक्ट में उसका नाम ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो जाता है। तो 3 धारा हमको विशेष ध्यान रखना है। धारा 3 इंश्योरेंस, धारा 39 RC बुक और धारा 50। उसके बाद इन तीनों के बाद क्या होगा? अगर हम कार चलाते हैं तो अगले धारा की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रक चलाते हैं तो हमको धारा 66 में परमिट की जरूरत पड़ जाएगी। तो जो लोग अगर ट्रक मालिक हैं इसमें बैठे हुए हैं वो ध्यान रखें कि परमिट रखें। और अगर आप परमिट लेके गाड़ी चलाते हैं और गाड़ी अगर अपने गैरेज से बाहर निकालते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपके पास एक फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट है, लेकिन जब आप 158 में डॉक्यूमेंट का सीरीज पढ़ेंगे तो पहले नंबर पर देता है इंश्योरेंस, दूसरे नंबर पर देता है आपका पोल्यूशन, RC, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट और फिटनेस। ये है धारा 58 का सब क्लास 1। उसके बाद कहता है कि जब एक्सीडेंट हो गया, अब यहीं से शुरू हो जाता है ये कलयुग का खेल। एक्सीडेंट होता है तो ये सभी थाना प्रभारी की जिम्मेदारी है कि जैसे कोई भी सूचना, जैसे उनको सेक्शन 154 CRPC में किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस के होने की सूचना प्राप्त होती है तो उनको त्वरित कार्रवाई करना है। ठीक उसी तरह मानवता के चलते अगर कोई सूचना मिले कि नहीं पोस्ट ऑफिस चौक पर एक्सीडेंट हो गया है तो पुलिस पदाधिकारी को त्वरित वहां कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए कि अगर आपके हाथ में झारखंड मोटर एक्सीडेंट क्लेम नियम जो आया है, रूल 2019, जो 26 जुलाई 2019 से लागू हुआ है, वो जब आप खोलते हैं रूल तो सेक्शन 3 का सब क्लास 1 डायरेक्ट फोकस करता है कि जो ही एक्सीडेंट होता है पुलिस पदाधिकारी को पहुंच के वहां क्या क्या करना है।
अगर आपके हाथ में वो है, हो सकता है आपूर्ति की गई है, राजीव बाबू, अगर आपूर्ति आपको की गई है तो केवल धारा 3 देखें और पुलिस पदाधिकारी मन से देखें, क्योंकि धारा 3 अपने आप में पर्याप्त है, सब कुछ कह देता है। जो रूल 3 है 2019 का रूल है, उसमें है कि क्या करेंगे, पुलिस पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और पहला क्या करेंगे, मैप बनाएंगे, साइट प्लान बनाएंगे, गाड़ियों की रूपरेखा देखेंगे, किसने दाएं से टक्कर मारा, किसने बाएं से टक्कर मारा, और घटना स्थल का जितना अच्छा मुआयना कर सकते हैं, जिसको आप मौका मुआयना कहते हैं, आप कर लेंगे। गड़बड़ी कहां से होती है, यही चूंकि फर्स्ट स्टेज पर ही पुलिस अपने उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से 100% निर्वहन नहीं कर पाती, जिसका खामियाजा जख्मी के उत्तराधिकारियों को मिलता है। 158 में सब एक पैरा और नीचे आइए, कहा जाता है कि घटना होगी तो एक आदमी तो जरूर होगा, वो होगा चालक। चालक को तुरंत रोक लेना है। आज की जनता क्या करती है, दुर्घटना हुआ नहीं कि सारी जनता न्यायाधीश हो जाती है और दनादन जजमेंट सुनाना शुरू कर देती है, बेचारा हाल का बेहाल हो जाता है। तो जो मेन है, जिसके पास से हमको कुछ मिलना है, वही जख्मी हो जाता है। जख्मी किया और जख्मी हुआ। तो एक संवेदनशील मानव के चलते हमको चाहिए कि अगर कोई ड्राइवर अगर दुर्घटना करता है तो हम उसको बचाएं, पहले उससे कागज मांगेंगे। ये रूल 2 कहता है 158 का। रूल 3 कहता है कि रूल 2 में क्यों कहता है कि ड्राइवर ही देगा, इसीलिए क्योंकि सेक्शन 134 जब आप पढ़ेंगे तो 134 में ड्यूटी ऑफ ड्राइवर लिखा हुआ है। ड्यूटी ऑफ ड्राइवर क्या है कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है कि अगर कोई पुलिस पदाधिकारी आए हैं तो उनको क्या दे दे, ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, पोल्यूशन, फिटनेस और अदर डॉक्यूमेंट जो उसके पास है। ओरिजिनल भी दे सकता है, फोटो कॉपी भी दे सकता है। एक मामला बाद में कई लोगों के दिमाग में आएगा कि अगर ड्राइवर के पास कागज न हो तो क्या करेगा, तो आपको फिर वही 158 के सब क्लास 3 में आ जाना है। सारी व्यवस्थाएं क्रमागत लिखी हुई हैं अधिनियम में, केवल आपको जानना है। हमको 1 सप्ताह का समय मिलेगा, थाना प्रभारी सब 1 सप्ताह का समय देंगे कि ठीक है आप जाइए, कागज लेकर के आइएगा, हमको दे दीजिएगा। 158 सब क्लास 3 शुरुआत करता है कि नो ड्राइवर, नो पर्सन, नो ओनर शैल बी प्रोसिक्यूटेड इन एब्सेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स। नहीं होगा, वो दंडित नहीं किया जाएगा। अगर वो कॉपी नहीं देता है तो उसे स्टैट्यूट 7 दिन का समय देता है। ड्राइवर नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि मालिक के पास कागज है, तो 158(4) कहता है कि मालिक को तलब कर लिया जाए। क्योंकि पुलिस को किसी को तलब करने का असीमित पावर है, ये तो सभी पुलिस पदाधिकारियों को अच्छी तरह से पता है, क्योंकि पुलिस एक्ट में भी आपको बहुत पावर है और सीआरपीसी में धारा 41 के पहले आप ही का पावर है। आप 39 पढ़िए, 40 पढ़िए, 41 पढ़िए, सब तो पावर आप ही का है, तो आप उसको एग्जीक्यूट करिए। 5 में कहता है कि मान लीजिए अगर मालिक भी नहीं दे पाया तो क्या होगा, तब उसमें कहता है कि एक प्रोसीजर बताया गया है कि कैसे कैसे वो डॉक्यूमेंट वहां आएगा। लेकिन सबसे मेन क्या है, याद रखें, विधि के विद्यार्थी और पुलिस के पदाधिकारी ध्यान केंद्रित करेंगे। 158 सब क्लास 6 MV एक्ट यही शुरू होता है और यही खत्म हो जाता है। 158(6) कहता है कि कहीं भी यदि कोई घटना होती है तो यह पुलिस पदाधिकारी का जिम्मेदारी है कि एक मेमोरेंडम बनाए। मेमोरेंडम क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल FIR रजिस्टर करें। FIR रजिस्टर करते ही आपको पावर आ जाएगा इन्वेस्टिगेशन का, आपका इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। और जब आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करेंगे तो आपके साथ सीआरपीसी भी हो जाएगी और सीआरपीसी को असिस्ट करने के लिए MV एक्ट भी रहेगा, और दोनों को सपोर्ट करने के लिए यही 26 जुलाई 2019 को झारखंड गवर्नमेंट की जो अधिसूचना है वो आपका साथ देने लगेगी। FIR करिए, इन्वेस्टिगेशन करिए, सारे पेपर जुटाइए एक साथ। इसके साथ एक एडिशनल शर्त यही है कि जब सभी FIR सारे डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट कर लेते हैं तो आप जो ट्रिब्यूनल हैं, हर जिला में एक ट्रिब्यूनल है, या तो वो ट्रिब्यूनल इंडिपेंडेंट है या प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज कैडर में या एडिशनल जज के कैडर में कोई व्यक्ति वहां काम कर रहा है, जैसे यहां PDJ साहब
के पास मैक्सिमम फाइल जहां तक मेरी जानकारी में है सब पीडीजे साहब के पास है। तो आपको करना क्या है, पुलिस पदाधिकारी को एक मेमोरेंडम बनाना है और उसको कहां भेज देना है 30 दिन के अंदर, पीडीजे साहब के पास। अब आप पूछेंगे कि 158(6) का महत्व क्या है भेजने से, भेज देंगे तो क्या हो जाएगा। तब आप पढ़ेंगे धारा 166 का सब क्लास 4 क्या कहता है कि कोई भी सूचना पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अगर पीडीजे साहब को दी जाती है तो क्या होगा, दैट शैल बी ट्रीटेड एन एप्लीकेशन फॉर क्लेम, वो क्लेम के लिए दिया गया आवेदन समझा जाएगा। ये 166(4) पुलिस पदाधिकारी को भी जानना चाहिए, विधि के विद्यार्थी भी जानेंगे। अब ये काम शुरू हो गया। मुझे सिर्फ यह बताने के लिए आज बताया गया है, यहां बुलाया गया है कि मैं आपको कुछ फार्म है 10 फार्म, अगर आपके सामने ये बुकलेट है, अगर है तो कृपया आप इस बुकलेट को खोल लीजिए। केवल 5 मिनट आपका समय लूंगा क्योंकि ये बड़ा भ्रम की स्थिति है, बहुत लोग इसी में दिमाग खपाते रहते हैं। इसमें फार्म ए होगा, आप जरा खोल लीजिए, उसके बाद तब हम आपको 2-4 चीज बताते हैं। पेज नंबर 12 पर है, पेज नंबर 12 पर है फार्म ए। उसमें फार्म ABCDEFGHIJ कुल 10 नंबर होता है, आप उंगलियों पर गिन लीजिए। 10 में कितना सलीके से सजाया गया है जब आप पढ़ेंगे। ए, बी और सी ये आईओ के लिए है, ए, बी और सी आईओ के लिए। डी, ई और एफ ये जिला परिवहन पदाधिकारी के लिए है। जी जो केस करेगा उसके लिए है, और HIJ ये जज साहब का अपना जुरिस्डिक्शन है जो वो इस्तेमाल करेंगे। इसके बगैर ट्रायल कंप्लीट नहीं होगा, इनिशिएट तक नहीं होगा। अब केवल पुलिस पदाधिकारी को कहां ध्यान देना है, फार्म ए। मेरा सभी पुलिस पदाधिकारी गण से आग्रह है, और एसपी साहब आप भी ध्यान देंगे कि फॉर्मेट ए इस जिले में अभी अस्तित्व में नहीं है, तो आप इसको एग्जीक्यूट कराइए, कम से कम जब जागा तभी सवेरा। फॉर्मेट एक ऐसा है जिसमें पूरा डिटेल लिखा जाता है। वो डिटेल कब लिखा जाता है, फॉर्मेट ए फॉलोड बाय फॉर्मेट बी। फॉर्मेट ए समझने के लिए पहले आपको फॉर्मेट बी पलट के देखिए क्या लिखा है। फॉर्मेट बी में लिखा है कि जब कोई भी पुलिस पदाधिकारी 158(6) के तहत 166(4) के तहत जो भी कार्रवाई शुरू करवाता है, उसके बाद जज साहब क्या करेंगे, एक ऑर्डर करेंगे। उसमें शब्द लिखा होगा फॉर्मेट बी में, ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जज साहब ऑर्डर करेंगे किसको, आईओ को, कि आपका एक एक्सीडेंट का केस दर्ज हुआ है हमारे यहां क्लेम के रूप में, इसलिए आप इन बातों को जुटाइए और हमको क्या करिए, रिपोर्ट दीजिए। तो जो जज साहब का डायरेक्शन होगा सभी आईओ को, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा वो सब लिखा है। इसलिए पुलिस पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी में ध्यान रखेंगे कि जज साहब क्या है आपसे मांग सकते हैं, लेकिन आप जज साहब को भेजेंगे क्या, ये फॉर्मेट ए में लिखा है, वो डिटेल में लिखा है कि आप ये भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये भेजेंगे, ये भेजेंगे। तो क्या पूरी प्रोसीडिंग जज साहब और पुलिस के बीच चलेगी, नहीं, उसके लिए बना है फॉर्मेट सी। फॉर्मेट सी में उस व्यक्ति को अधिकार है जिसके परिवार का कोई जख्मी हुआ है, जिसके घर का कोई व्यक्ति मृत्यु हुई है, या जिसके घर की कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो गई है, वो व्यक्ति क्या करेगा, आवेदन देगा। किसको, आईओ महोदय को, कि महोदय FIR हुआ है, हम गरीब लाचार आदमी हैं, अंगूठा लगाते हैं, कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, 10 रुपया पन्ना फीस है, 5 पन्ने का FIR है, इतने पन्ने का ये है, इतने पन्ने का ये है, कृपया हमको दीजिए। आईओ इज बाउंड टू सप्लाई दी कॉपी एंड ही इज बाउंड बाय स्टैट्यूट टू फर्निश दी ऑल डॉक्यूमेंट्स कलेक्टेड बाय हिम ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। आपको अनुसंधान के क्रम में सारे कलेक्ट किए गए दस्तावेज उस लेमैन को देना है जिसके लाभ के लिए हम यहाँ जज साहब बने हुए हैं, आप पदाधिकारी बने हुए हैं, सिर्फ उस व्यक्ति के लाभ के लिए उसको कॉपी देना है।
अब आप आ जाइए फार्म डी। बहुत लोगों को फार्म डी में लगता है कि क्या होगा नहीं होगा। अब फार्म डी में किसकी जरूरत है? डीटीओ साहब की। क्यों? क्योंकि एमबी एक्ट का सेक्शन 68 कहता है कि प्रत्येक जिला में एक रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर होगा और वो पूरे अपने जिले का मैनेजमेंट देखेगा अंडर द सुपरविजन ऑफ डिप्टी कमिश्नर। तो वो जो डीटीओ साहब हैं वो एक रिपोर्ट देंगे, किसको? जज साहब को, यानी कि ट्रिब्यूनल को। ट्रिब्यूनल को देंगे। यही है रिपोर्ट टू ट्रिब्यूनल, फॉर्मेट डी। लेकिन ये डी कैसे है? फॉलोड बाई ई। ई में जज साहब डीटीओ को डायरेक्शन देंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट फर्निश करिए। क्यों? क्योंकि कोई भी गाड़ी अगर रजिस्टर्ड है तो उसका सारा डॉक्यूमेंट किसके पास है? डीटीओ साहब के पास है। डीटीओ साहब अगर डॉक्यूमेंट नहीं देंगे, एमवीआई काम नहीं करेगा, इनका स्टाफ डॉक्यूमेंट नहीं देगा, तो गरीब तो वैसे मर जाएगा। ये कार्यशाला तभी सफल है जब हम और आप अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। नहीं करते हैं, कार्यशाला का कोई मतलब नहीं। अब डीटीओ साहब देंगे, लेकिन उसके बाद क्या है? डी रिपोर्ट, ई ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल एंड एफ माने फिर वही जनता। जनता मांगेगी किससे? डीटीओ साहब से कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई है 1 जनवरी 2023 को पोस्ट ऑफिस चौक पर, मेरे पास कोई कागज नहीं है, मुझे जज साहब के यहां क्लेम फाइल करना है, आप जरा हमको कागज दे दीजिए। 10 रुपया फीस है, सब लिखा है उसी में, आप पढ़ेंगे सब पाएंगे। कहीं ना कहीं ये बातें सभी उसी में लिखी हैं, उसी बुकलेट में। उसके बाद है ई डी ई एफ में अब देखिएगा इसमें एक इंश्योरेंस भी होता है। इंश्योरेंस के भी एडवोकेट्स बैठे होंगे। इंश्योरेंस के एडवोकेट्स को भी देखिएगा आप जब पढ़ेंगे, उसी का 3, 4 और 5 भी स्पेशली बना है किसके लिए? रूल 5 फॉर इंश्योरेंस। इंश्योरेंस को अगर लगता है कि हमको कागज कहां से मिलेगा, तो आप ए बी सी में मांगिए आईओ से, और डी ई एफ में मांगिए डीटीओ से। उसी में लिखा है। आपको भी मांगना है क्योंकि आप दाता हैं। किसको? क्लेम के दाता हैं आप। अब आ जाइए जी जानना आम जनता के लिए जरूरी है, इसलिए जी आप लोग जरूर देखें। जी को 2 पार्ट में बनाया गया, पार्ट 1 और पार्ट बी। पार्ट 1 में सीरियल नंबर 1 से 27 तक है और पार्ट बी में 28 से 31 तक। पार्ट ए सारी रिक्वायरमेंट जो होती है, फला का नाम, फला गांव, एड्रेस, डीएल नंबर, फला नंबर, माने जो अपेक्षाएं हैं वो है फॉर्म ए। पार्ट 1, पार्ट ए लिखा हुआ है पार्ट 1। और पार्ट बी में क्या है? पार्ट बी में है जो भरा जाएगा बाद में, उसमें भी 4-5 कॉलम है, उसको भी आप देख लीजिएगा आप लोग। ये है जी। अब हुआ एच, आई और जे। जब ट्रिब्यूनल में मुकदमा शुरू होने लगता है तो देखिएगा, जब शुरू हो जाएगा तो जज साहब सोचेंगे कि भाई मेरे पास तो कोई नहीं है, तो होगा क्या? तो उसमें क्या होगा? एच आई जे में, एच में ट्रिब्यूनल एक नोटिस करती है, नोटिस टू पेटिशनर फॉर्म एच, नोटिस टू रिस्पोंडेंट फॉर्म आई, और लास्ट में नोटिस टू सिविल सर्जन। अभी तक इस पूरे परिदृश्य से कौन गायब था? सिविल सर्जन दर्शन नहीं दे रहे थे, लेकिन जज साहब उनको भी बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंजुरी रिपोर्ट बनाते समय ऐसे ऐसे विद्वान लोगों से इंजुरी रिपोर्ट बनाई जाती है जो पढ़ के हम लोग यही समझते हैं कि उनके लेखनी का यह पहला इंजुरी रिपोर्ट है। क्लियर ही नहीं हो पाता है कि पोस्टमार्टम में काज ऑफ डेथ क्या है। वो मरा, अपने मरा, हैंगिंग किया, सुसाइड किया, या कोई मार दिया, एक्सीडेंट किया, लेकिन मान लेते हैं जैसा है वैसा मिलेगा। लेकिन फॉर्म जे आकर के रुक जाता है कहां? मेरी जिम्मेदारी सचिव साहब ने इतना ही दिया था कि सर आपको इतना ही पर प्रकाश डालना है, लेकिन मैं 2 लाइन और बोलूंगा कि जब आप पढ़ेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, चूंकि निश्चित है बार के प्रेसिडेंट साहब हैं तो 2-4 एडवोकेट भी दिख रहे हैं। हाँ, तो एडवोकेट महोदय लोग जान लें
कि आपकी भूमिका इसमें कहां है। अब आप आइए डायरेक्ट हम आते हैं सेक्शन 9, रूल 9। रूल 9 आप लोग देख लीजिए। झारखंड गवर्नमेंट ने कितना नेक काम किया कि मात्र कोर्ट फी लगा रखा 10 रुपया। यह है रूल 9। आप रूल 9 पढ़ेंगे, 3 लाइन का है, जिसमें सीधे सीधे लिखा है कि फॉर फाइलिंग एनी क्लेम पिटीशन द मिनिमम कोर्ट फी रिक्वायर्ड ओनली ₹10। और वो भी अगर कोई व्यक्ति आकर के सर्किल ऑफिस से अगर कोई दिखा दे लाल कार्डधारी है, तो जज को पावर है, प्रोविजन नीचे लिखा हुआ है 1.5 लाइन का, जिसमें लिखा हुआ है कि द ट्रिब्यूनल इज इन पावर टू एग्जेम्प्ट द कोर्ट फी रिक्वायर्ड। ये रहा। लेकिन जो मैं व्याख्यान अपना बंद करने के पहले एक लाइन जिसको मैं जगाने के लिए आप सबको बता दूं, वो है रूल 3 का 1F। गौर से पढ़िए, पहला पन्ना रूल 3 1F और रूल 6 एक साथ आप लोग पढ़ लीजिए। अगर पुलिस केवल रूल 6 पढ़ ले, केवल रूल 6, तो मेरा दावा है कि खूंखार से खूंखार आतंकवादी भी एक्सीडेंट करने के पहले 100 बार सोचेगा। लेकिन पुलिस कभी रूल 6 पढ़ती ही नहीं है, पढ़ती नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नहीं पढ़ती है। रूल 6 क्या कहता है कि 9 से शुरू है। जब कोई भी स्टैट्यूट का सेक्शन अगर निगेटिव शुरू होता है तो उसका प्रभाव परमाणु बम से भी ज्यादा होता है, याद रख लीजिए। सेक्शन रूल 6 का नो व्हीकल शैल बी रिलीज्ड, आप एक्ट स्टैट्यूट खोलिए, शुरू है नो व्हीकल शैल बी रिलीज्ड। शैल बी रिलीज्ड है, शैल मतलब इंपरेटिव है, वो मानना है कोर्ट को, मानना है पुलिस को, मानना है एडवोकेट को। रिलीज नहीं होगी कब? अगर वो गाड़ी इंश्योर्ड नहीं है तब। लेकिन यहां क्या होता है, अब थोड़ा प्रैक्टिकल में भी हम लोग आ जाते हैं। वैसे आपका समय हम ले रहे हैं अरविंद बाबू, आप परेशान नहीं हो रहे हैं? तो मैं आपको बता दूं, चूंकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं थी, बहुत दिन पहले देखे थे, MV एक्ट कभी कर रहे थे, तो रूल 6 में 2 जिम्मेदारी बड़ी जबरदस्त है, पुलिस को दी गई। आप गाड़ी सीज कर लीजिए, छोड़िए ही नहीं। लेकिन 90% केस में क्या होता है, जब चार्जशीट फाइल होता है कोर्ट में, तो उसके पहले किसी कंडिका में डायरी में दरोगा जी धीरे से 3 लाइन लिखते हैं कि गाड़ी जब्त, मोहब्बत जारी, गाड़ी छूटी। क्यों? आपको उस गाड़ी मालिक से इतनी मोहब्बत क्यों? उस व्यक्ति से मोहब्बत क्यों नहीं जिसके परिवार का मुखिया मर गया, जिसका 5 साल का बेटा मर गया? आपको मोहब्बत केवल मालिक से है। मैं यह बात इसलिए एसपी साहब के सामने कह रहा हूं कि मैंने 27 साल की नौकरी में केवल यही देखा है कि पुलिस वहीं आकर के आंख बंद कर लेती है जहां उसको संजय की तरह तीसरी आंख खुलनी चाहिए। क्यों बंद हो जाती है आपकी आंख? आप गाड़ी जो ही एक ट्रक मान लीजिए अगर मार के भाग रहा है झीक पानी में गाड़ी को रोक लीजिए, वो ट्रक है, वो मालिक कहां जाएगा? कहां जाएगा? जैसे बच्चे को पकड़ लेने से मां नहीं भाग पाती, वैसे गाड़ी को पकड़ लेने से मालिक नहीं भाग पाता। ये कटु सत्य है। लेकिन चूंकि आप मां को ही गायब कर देते हैं तो बच्चा बेचारा क्या करेगा? आप पकड़िए, देखिए जिस दिन ट्रक, ये सारी प्रक्रियाएं क्यों 2019 में सेंट्रल अमेंडमेंट हुआ, इतना मेजर अमेंडमेंट, पूरा मोटर व्हीकल एक्ट बदल दिया गया। क्यों 2019 में 26 जुलाई को झारखंड गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल रूल्स बना दिया? क्यों? मेरे आपके लिए नहीं, उस व्यवस्था को तार तार होते जब देखा गवर्नमेंट ने तो लगा कि अब सुधारना चाहिए, लेकिन फिर भी अभी कोई असर नहीं हुआ। आप गाड़ी पकड़िए, मैं तो कहता हूं कि एक्सीडेंट हो आप FIR करिए चाहे मत करिए, गाड़ी पकड़ न लीजिए, खाली केवल गाड़ी पकड़ लीजिए। आपके सामने दिक्कत क्या है कि गाड़ी पकड़िएगा, 11 बजे आपके फोन की घंटी बजती है 11:02 पर, आप समझ नहीं पाते हैं कि ये गाड़ी पकड़ें।
या ये गाड़ी छोड़ें। वो आप मेरे साथ भी कर सकते हैं। जज साहब की गाड़ी से एक्सीडेंट होगा तो भरसक आप चाहिएगा कि गाड़ी जज साहब लेकर चले जाए। क्यों? उसी में लिखा है रूल में, देखिए रूल 6 पढ़िए, 5 पढ़िए, लिखा है बायज सरकारी गाड़ियों से भी अगर एक्सीडेंट होता है तो उन गाड़ियों को रोक लिया जाए। ठीक है, सही है कि एमवी एक्ट कहता है कि सरकारी गाड़ियों का इंश्योरेंस नहीं होगा, लेकिन रजिस्ट्रेशन तो होगा, पॉल्यूशन तो रहेगा, फिटनेस चाहिए, ताकि 1968 का फिटनेस 2023 में भी चलेगा। उससे भी बड़ी बात, 90% थाने की गाड़ियां बिना ड्राइवर के हैं। चलाता कौन है? सबको पता है। तो कम से कम थाने की गाड़ियां कम से कम अच्छे ड्राइवरों से चलवाई जाए, ये भी तो होना चाहिए, ये जिम्मेदारी है। क्योंकि हम जब एक एक कदम सुधार पर बढ़ेंगे तभी हम अंजाम तक पहुंचेंगे, अन्यथा सभी कपोल कल्पित घटनाएं रह जाएंगी। अब देखिए जो बातें हैं, पहला क्लाज था कि गाड़ी छूटेगी नहीं, छूटेगी तो कब छूटेगी? जब श्योरिटी बांड उसी रूल 6 के सब क्लाज 1 में हैवी श्योरिटी, हैवी श्योरिटी माने इतना हैवी श्योरिटी लगा दीजिए कि या तो वो गाड़ी छोड़ के भाग जाए या श्योरिटी दे दे, ताकि अगर वो इंश्योरेंस वाली गाड़ी ना हो तो विक्टिम को कंपनसेशन मिले, वो श्योरिटी। और रूल 2 क्या कहता है? रूल 6 का सब रूल 2 सीधे सीधे कहता है कि अगर आप 3 महीना अगर कोई गाड़ी छोड़ाने नहीं आता है और कोई नहीं मिलता है तो क्या करिए? सोल्ड, शब्द इस्तेमाल है सोल्ड, आफ्टर गेटिंग प्रायर परमिशन ऑफ दी मजिस्ट्रेट कंसर्न। जिस थाने की गाड़ी है, जिस थाने के मजिस्ट्रेट साहब हैं, सभी लोग बैठे ही हैं, परमिशन सीख करिए 90 दिन के बाद और गाड़ी बेच दीजिए। बेच के वो पैसा कहां जमा करिए? ट्रिब्यूनल में। ट्रिब्यूनल विक्टिम को पैसा देगी। यही एमवी केस जो पहले 10 साल चलता था, अगर आप इस बुकलेट को गौर से पढ़ेंगे तो उसमें 2 ही बार टाइम लिमिट आता है। टाइम लिमिट क्या था? अब जब लिमिट शब्द आ गया तो आपको बता दें कि एक धारा 166 भी है जिसका सब क्लास 3 कहता है कि 1 सितंबर 2019 के पहले जो सेंट्रल अमेंडमेंट हुआ था उसके पहले देयर वाज नो लिमिटेशन, केस फाइल करने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में 5-7 मैटर गए 2017, 18 और 19 में, तो एक मैटर 22 साल के बाद गया। उसने 22 साल के बाद क्लेम फाइल किया और अपने तर्क दिए तो ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने कहा कि नहीं चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट इज डायरेक्टेड टू अमेंड द स्टैट्यूट, सेक्शन 166 सब क्लास 3 अमेंडेड, लिमिटेशन 6 मंथ। आज के दिन 6 महीना में आपको क्लेम का केस फाइल कर देना है। लेकिन प्रोविजो, चूंकि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन के साथ एक अच्छाई यही रहती है कि हर धारा पहले कड़ा बना के और नीचे प्रोविजो लिखा जाता है। जैसे शुगर होने के बाद एगो दिया जाता है ना शुगर की गोली, अच्छा रसगुल्ला खा लीजिए लेकिन एगो दवाई खा लीजिएगा। ठीक उसी तरह क्लेम 6 महीना में फाइल नहीं हुआ तो नीचे प्रोविजो है कि अगर वो कोई ऐसा रीजनेबल एक्सक्यूज बता दे तो आप उसको कुछ समय दे सकते हैं, लेकिन देना नहीं चाहिए। अब आ जाइए क्यों 3 महीना और 6 महीने का यह बंधन है। आप देखिएगा कि 2 ही लिमिटेशन बार एमवी एक्ट, एमवी रूल्स, एमवी अमेंडमेंट, एमवी नियमावली सब में है। अब 2 धारा पर प्रकाश डालेंगे जो अभी हमारे डीटीओ साहब संक्षिप्त में कह के निकल गए। धारा 161 और धारा 164, ये 2 धारा विधि के विद्यार्थी ध्यान देंगे। एमवी एक्ट सेक्शन 161, एमवी एक्ट सेक्शन 164। 161 हिट एंड रन, हिट नाम है, आप शब्द से व्याख्या करिए, हिट एंड रन। तो रन का मतलब रन अवे, मारिए और भागिए। अगर कोई ऐसा होता है, अब यहां तो कम होगा लेकिन आप धनबाद में हैं, बोकारो में हैं जो 4 लेन के साथ हैं, गिरिडीह का जुरिस्डिक्शन है, हजारीबाग का जुरिस्डिक्शन है, कोडरमा का जुरिस्डिक्शन है, चौपारण से लेकर के और गोविंदपुर इधर।
आप जाइएगा तो हर पर डे आपको जीटी रोड पर दो चार लाशें मिलेंगी। वो लाशें कैसी होती हैं? हिट एंड रन की। तो उसमें खेल भी है कि कोई गांव में मर भी गया तो रोड पर फेंक देता है, आगे 2 ट्रक जोड़ चढ़ता है, हिट एंड रन। अब उसमें हिट एंड रन हो गया। अब वह हिट एंड रन मने डीसी साहब। हिट एंड रन का जुरिस्डिक्शन शुरू होता है जो एमवी रूल्स बना है, एमेंडेड रूल्स 2019, सब रूल 3, रूल 11, ये रूल 3 और रूल 11 पावर देता है डीसी साहब को। एक कमेटी शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द हेडेड बाय डीसी साहब। उसमें है डीसी साहब प्लस 6 एडिशनल मेंबर। लेकिन उसमें एक प्रोविजो दिया है नीचे, लास्ट में ही पढ़िएगा, उसी में 2019 के रूल में तो लिखा है कि अगर डीसी साहब +3 भी हैं, +3 कोरम दिया है। हर एक कोरम होता है, जब कमेटी होती है तो कोरम आ जाता है कि अगर इतने नहीं है तो कितने, इतने नहीं है तो कितने। तो अगर 3 मेंबर भी 6 मेंबर में हैं तो उसमें आपको क्या हो जाएगा, कमेटी फंक्शन करेगी। और उसमें हिट एंड रन में क्या है, पहले 50,000 था, बढ़ा के 2 लाख किया, 25,000 था, बढ़ा के 50,000 किया। या और हिट एंड रन के साथ क्या है, हिट एंड रन कोई दया नहीं है। आप देखिएगा तो सेक्शन 165 कहता है सीधे सीधे कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल क्रिएट फंड, शैल क्रिएट फंड। क्योंकि आप जान लीजिए कि एमवी जो हम लोग इंश्योरेंस कहते हैं ना, किसी भी केस में इंश्योरेंस अपने घर से 1 रुपया नहीं देती है, 1 रुपया, नॉट ए सिंगल। ध्यान दीजिएगा, द इंटायर अमाउंट ऑर्डर्ड बाय द ट्रिब्यूनल is paid by the central government created by a fund under MV Act। क्यों? क्योंकि ये बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। 2019 तक 85%, 1 रुपया में 85% सेंट्रल गवर्नमेंट देती है और 15 पैसा में ही GIS, GIC माने जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ETC जितनी कंपनियां हैं सब मिलकर देती हैं 15%, और सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले देती है 85%, क्योंकि बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है। इसमें जनता के कल्याण के लिए यह नियम बनाए गए हैं। तो ये रहा है आपका संक्षेप। 7 में लिखा है रूल 7 में, जान लीजिए कि जो भी डॉक्यूमेंट डीटीओ साहब भेजेंगे ट्रिब्यूनल को, जो भी डॉक्यूमेंट फॉर्म ए में आईओ साहब भेजेंगे ट्रिब्यूनल को, और फॉर्म डी में डीटीओ साहब भेजेंगे, और इंश्योरेंस फॉर्म एफ भर के प्राप्त करेगी, वो सभी डॉक्यूमेंट रूल 7 कहता है कि प्रिज्यूम्ड शैल बी करेक्ट, कोई उस पर डाउट क्रिएट नहीं होगा। यानी कि देयर इज नो नीड टू फॉर्मल प्रूफ। आप लोग पढ़िए, ये सभी बातें लिखी हैं। तो आप एक मौलिक जानकारी हमने आपको दिया, और समय मेरा बहुत हो गया, 12-15 हो गया, शेष आने वाले वक्ताओं के लिए। और आप अगर गाड़ी घर से अपनी गाड़ी रखते हैं, लेके निकलते हैं, तो कृपया कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस का, आरसी बुक का और पोल्यूशन का, ये सब, बाइक चलाते हैं तो रखिए, 4 व्हीलर चलाते हैं तो रखिए। या आपका कोई अपना शुभचिंतक है, तो जैसे कोरोना के काल में एक स्लोगन चला था कि जानकारी ही बचाव है, ठीक वही जानकारी ही बचाव है इस एमवी एक्ट के मामले में। क्यों? क्योंकि इसमें एक्ट में लिखा है, आप देखेंगे कि स्पीड भी लिमिट है, सड़क के हिसाब से स्पीड है। अब आप जमुना एक्सप्रेसवे पर 120 चलते हैं तो बात समझ में आता है, लेकिन अगर अब यहां से झीक पानी अगर आप 100 पर भी चलते हैं तो ठीक नहीं है। इसीलिए अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझिए, एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। धन्यवाद।